माय नेम इज दिशा सिवाच एंड वेलकम टू। आज हम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पोर्शन था उसको कवर कर लिया। ठीक है। अब फोर ब्रेन जैसे कि हमारे ब्रेन के पार्ट कितने, टोटल 3 पार्ट थे। फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था और हिंड ब्रेन था। फोर ब्रेन मतलब नाम से पता चल रहा है, फोर ब्रेन जो सामने की तरफ। ठीक है। मिड ब्रेन जो बीच में प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ बीच में प्रेजेंट हो। हिंड ब्रेन मतलब जो दिमाग का वो पार्ट जो पीछे की तरफ है, या दिमाग के पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। और फोर ब्रेन का मतलब है जो फ्रंट साइड में, फ्रंटल पार्ट में हो। हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है उसके 3 पार्ट हुए कि नहीं। अब जो सामने की तरफ है, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो ये मान लो कि मेरा दिमाग निकाल के यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा सामने का पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन हो गया। अब मेरे पीछे की साइड कौन सा होगा, भाई हिंड मतलब पीछे का पार्ट। ठीक है। अब इस ब्रेन का पीछे का पार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे हिंड ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन जो बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो फोर ब्रेन का पोर्शन, मिड ब्रेन जो बीच में प्रेजेंट है और पीछे की साइड जो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन का पार्ट, वो हिंड ब्रेन के पोर्शन के अंदर आ जाएगा। पढ़ किसके बारे में रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम इस फोर ब्रेन को कवर कर रहे थे। कहता कि पहले फोर ब्रेन को पढ़ ले, फिर उसके बाद मिड ब्रेन को पढ़ ले, फिर उसके बाद हिंड। अब फोर ब्रेन का जो पोर्शन है ना, वो दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा पोर्शन है। सबसे बड़ा पार्ट हमारा ब्रेन में किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो अब फोर ब्रेन इतना बड़ा पार्ट है तो वो के कुछ ना कुछ सब पार्ट भी होंगे, तो उसके कुछ सब पार्ट भी होंगे। अब वो सब पार्ट्स हैं कौन, तो देखो, जो हमारा फोर ब्रेन है ना उसके अंदर 3 चीजें आएंगी, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड डाइसेफेलोन। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओल्फैक्टरी लोब एंड डाइसेफेलोन, ये 3 पार्ट हैं किसके, फोर ब्रेन के। लास्ट लेक्चर के अंदर इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर के पार्ट को तो हमने कवर कर लिया था कि जो हमारा ब्रेन होता है के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है। के भी कुछ सब पार्ट होते हैं जिनको हमने स्टडी करना है। ठीक है, जो थे हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओल्फैक्टरी लोब एंड डाइसेफेलोन। सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बारे में तो पढ़ लिया था। आज किसके बारे में, ओल्फैक्टरी लोब और डाइसेफेलोन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स करके किस तरीके से वो किसी भी बॉडी ऑर्गन से कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स करवाते हैं सराउंडिंग की तरफ। ठीक, तो अभी किसके बारे में देखेंगे, तो हमारी ओल्फैक्टरी लोब्स हैं उसके बारे में। अब ये जो ओल्फैक्टरी लोब्स हैं ये क्या होती है, फैक्ट्री ओल्फैक्टरी लोब्स के नाम से पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगा, स्मेल से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। अब स्मेल से रिलेटेड है और हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्मेल से कोई भी सेंसेशन आई, क्या स्मेल के थ्रू कोई भी सेंसेशन आई हमारे माइंड के, और फिर उसने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लिया और उसका रिस्पॉन्स भी क्रिएट करवा दिया। अब वो किस तरीके से होगा, तो देखो, तो हमारे ब्रेन के पास कोई भी मैसेज जाएगा ना, वो कैसे जाएगा, भाई हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वही तो लेके जाएंगे ना उस इंफॉर्मेशन को। जैसे कि हम किसी चीज को टच करते हैं, वो गर्म है या ठंडी है, किस तरीके की है, तो जब हमने हाथ से टच किया उस ऑब्जेक्ट को तभी हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया। और उस हाथ से ब्रेन तक पहुंचा कौन रहा है मैसेज को, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, हाथ से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। अब जब वो ब्रेन तक पहुंच गई तो वो ये डिसाइड करेगी कि मुझे ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर जाना है। और वो डिपेंड करता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन ली है इन्वायरमेंट से वो कैसे ली है और किस टाइप की ली है। जैसे कि फोर ब्रेन का जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, के अंदर देखा था कि भाई 4 लोब्स भी प्रेजेंट होती। ठीक है, उन 4 लोब्स में से कोई ऐसी थी जो कि हमारे स्मेल का और टेस्ट का इनका सेंसेशन ले रही थी। कुछ ऐसा भी पार्ट था जो हमारा थिंकिंग का काम कर रहा था। ठीक है, जो हमारी फ्रंटल लोब्स थी वो क्या कर रही थी, थिंकिंग का काम। हमें कोई भी आईक्यू टेस्ट है वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो नापते हैं वो भी किसके थ्रू करते हैं हम, जो हमारी फ्रंटल लोब होती हैं वही सोचते
हैं, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारी फ्रंटल लोब्स एक्टिवेट होती हैं, वो रिस्पॉन्स करती हैं हमारे उनके। साथ ही अगर हमें कोई पास्ट की चीजें हैं, मेमोरीज वगैरह है, वो जब हम याद करते हैं उस टाइम पे भी फ्रंटल लोब्स का काम रहता है। ठीक है, या फिर हमें किसी ने मतलब ऐसे हमें कोई भी पेन हो रहा है कहीं पे भी, तो उस पेन की डिटेक्शन कौन कर रही थी? पेन का हमें जो डिफरेंट टाइप के और दूसरी लोब्स थी वो कर रही थी। ठीक है, तो अलग अलग लोब्स का अलग अलग काम था सेंसेशंस को रिप्लाई करने का। अब उसके बाद आई है हमारी सेकंड पोर्शन आया है ऑल्फैक्टरी लोब्स का। क्या करेंगी ये? स्मेल को सेंस करके उसका रिस्पॉन्स क्रिएट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्मेल है वो हम कहाँ से लेते हैं? ह्यूमंस के अंदर का पोर्शन फेस बना दिया। ठीक है, ये बना दिया फेस। अब ये फेस बना दिया तो ये क्या है? हमारा नोज का पार्ट। स्मेल कहाँ से ले? नोज से ले। ठीक है, नोज के अंदर भी अब नोज जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहां पे दो ओपनिंग्स दिखाई देती हैं। उन ओपनिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? जो हमारे नाक के अंदर जो दो ओपनिंग्स होती हैं नाम देते हैं। अब जब अंदर एंटर करेंगे नाक के, तो जैसे कि हम उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ के आए थे पूरे प्रोसेस को कि किस तरीके से हवा एंटर करती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, म्यूकस सिक्रेट होती है, हमारे नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं कुछ प्रेजेंट होते हैं, बट उसके बारे में अभी डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं कि हम स्मेल के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर आ जाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एयर जो अंदर आती है उसके अंदर वो प्योर एयर ऐसी तो नहीं कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिल गई या कुछ और गैसेस मिल के साथ में कुछ इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हमारे आसपास में सामान पड़ा रहता है उसकी भी हमारे साथ के साथ एयर के साथ ही वो मिक्स होके हमारे नाक के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब मान के चलो कि हम जो हवा को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करने का मतलब है हवा को अंदर लेके जाना। अब जो हवा हम नाक के अंदर लेके जाने वाले हैं ना इस वो ऐसी है कि उस हवा में किसी ने परफ्यूम को छिड़क है। अब वो अगर परफ्यूम छिड़क रखा है तो जब हम इनहेल करेंगे, हवा को अपने अंदर लेके जाएंगे, तो उस टाइम पे इस एयर के साथ में क्या आएगा? परफ्यूम के भी पार्टिकल्स आएंगे। तो परफ्यूम के भी पार्टिकल्स आएंगे। अब नाक में अंदर जाने के बाद क्या होगा इस एयर के साथ? तो देखो, अब ये नाक है ना, इसके ऊपर की साइड एक ऐसे छत सी, ठीक है, एक ऐसे छत सी होती है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे क्या होगा हमारे ऐसे इस तरीके से अपर कोई रूफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोल दो कि नेजल रूफ। नेजल नाक की छत होती है। अब यहाँ पे ऐसी क्या स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है भाई? अगर इसके अंदर ये परफ्यूम की खुशबू, तो नाक का कौन सा पार्ट होता है जो इसको रिसीव करने का काम करता है? तो देखो, जो हमारी लेयर, अब कोई भी स्किन की लेयर होती है ना, उसको हम एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है हम एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। अब जो इन्वायरमेंट के साइड में एक्सपोज है उसी को हम आउटर बोलेंगे, और जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको हम मीजो एंडो इस तरीके से नाम देते हैं। ठीक है, लेयर्स को। तो देखो, अब यहाँ से क्या है, ये हमारा पोर्शन जो है नाक का अंदर का पोर्शन, वो इन्वायरमेंट के एक्सपोज ही लगा लो भाई, वो इन्वायरमेंट की तरफ खुला ही हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये पोर्शन, ठीक है, जो हमारी नाक की रूफ होती है, अब ये रूफ क्या है? एक तरीके से इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज पार्ट है। ठीक है, एक्सपोज पार्ट है। तो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट रहती है एपिथी ये एपिथेलियम लेयर क्या, इस ये एपिथेलियम लेयर, यहाँ पे जो एयर के अंदर ये परफ्यूम के पार्टिकल्स है ना, ये उन परफ्यूम के पार्टिकल्स को रिसीव कर लेती है, अपने साथ में अटैच कर लेती है। ये अपने साथ में क्या करती है? रिसीव कर लेती है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनको परफ्यूम के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं, या फिर बोल दो कि उनको अपने अंदर खींच लेती हैं, जकड़ के रख लेती हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पहले हवा नाक के अंदर आई, उस हवा के अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स भी थे, जिसके अंदर स्मेल थी। ठीक है, जिसके अंदर क्या थी?
स्मेल थी। अब इस परफ्यूम के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, हमारी नाक की जो नेजल रूफ है उसमें एक एपिथीलियम की लेयर प्रेजेंट है। उस एपिथीलियम की लेयर के अंदर, अब वो एपिथीलियम की लेयर है तो इसका मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी वहां पे। उन सेल्स के साथ साथ वहां पे कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो इसको ट्रैप कर, इंफॉर्मेशन ट्रैप करने का काम करेंगी, या फिर बोलो कि नर्व सेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, नर्व सेल प्रेजेंट होंगी जो इस सेंसेशन को ट्रैप कर लेंगी, परफ्यूम की स्मेल को ट्रैप कर लेंगी। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, मान लो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स ने क्या कर लिया, उन सेल्स ने एक तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रैप किया, इंफॉर्मेशन ट्रैप किया है। ट्रैप करने का मतलब होता है पकड़ लिया है, जकड़ लिया। इंफॉर्मेशन ट्रैप हो गई अब नाक की एपिथीलियम लेयर के अंदर। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रैप हो गई तो अब ये एपिथीलियम की लेयर इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके तो रखने नहीं वाली है, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। इसका काम कब रहेगा भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो स्मेल ली है वो परफ्यूम की है, जब वो हमारे ब्रेन तक जाएगी, ठीक है। ये मैसेज जो, ये इंफॉर्मेशन जो इसने स्टोर कर ली है, जब वो ब्रेन तक जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, कोई अच्छी सी स्मेल या फिर बुरी सी स्मेल अपनी नाक से सूंघी, ठीक है। तो अब क्या करना जरूरी है, इस इंफॉर्मेशन को हमें ब्रेन तक पहुंचाना जरूरी। लेकिन हमने देखा कि भाई ब्रेन के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्या कहीं फोर ब्रेन है, कहीं मिड ब्रेन है, कहीं हिंड ब्रेन है, और उनके भी फिर सब पार्ट हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को जो ये न्यूरॉन्स ट्रेवल करवाएंगे, ये न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल जो लेके जाएंगी इस, तो वो कौन से पार्ट में लेके जाएंगी, क्या वो फोर ब्रेन के अंदर लेके जाएंगी, मिड ब्रेन को पहुंचाएंगी, या हिंड ब्रेन को पहुंचाएंगे, कहाँ पे पहुंच। तो देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैप हो गई ना, वो ब्रेन के अंदर जाएगी, ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट में जाएगी। अब वो जो फोर ब्रेन का पार्ट है, अब वो जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर हमने देखे थे कि भाई 3 सेक्शन थे, ठीक है। उनमें से एक था हमारा ओल्फैक्टरी लोब्स। अब वो ओल्फैक्टरी लोब्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। मान लो ये है एक ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब ऐसे दो प्रेजेंट, ओल्फैक्टरी लोब दो प्रेजेंट रहती है, जैसे हमारी नाक है तो एक इस साइड में लोब प्रेजेंट रहेगी, एक दूसरी साइड में प्रेजेंट रहेगी। अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नाक की एपिथेलियल सेल्स ने क्या किया, सेंसेशन ली, सेंसेशन लेने के बाद नर्व सेल के थ्रू ये ऊपर पहुंचा देगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी हमारी ओल्फैक्टरी लोब्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट रहेगी, राइट हैंड साइड में दूसरी ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट रहेगी, और ये एक दूसरे से टच में नहीं होती हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं, ठीक है। तो ये दो क्या है हमारी ओल्फैक्टरी, ये ओल्फैक्टरी का पार्ट है, ये ओल्फैक्टरी लोब्स है हमारे ब्रेन का पार्ट, ब्रेन का पार्ट, ब्रेन में भी कौन से, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन का एक पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब्स। वो ओल्फैक्टरी लोब्स क्या करेंगी, इस स्मेल की सेंसेशन को अपने अंदर रिसीव कर लेंगी। अब इन ओल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या है, देखो इन्होंने एक बार स्मेल की सेंसेशन दी, उसके बाद ये क्या करेंगी, ये डिसीजन लेंगी उस, क्योंकि फोर ब्रेन का हमारे काम क्या है, डिसीजन लेने का ही काम है, ठीक है। ये डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ये जो परफ्यूम की स्मेल है इसको हमने आगे तक स्टोर करके रखना है, एक तो ताकि नेक्स्ट कभी भी, ठीक है, 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर कभी भी इन फ्यूचर अगर हमें दोबारा स्मेल यही मिले हवा के थ्रू, ये दोबारा ही यही परफ्यूम के पार्टिकल्स जब हम सेंस करें तो हमें इसका क्या रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन या फिर ऑर्डर कौन देगा, हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स देंगी, ठीक है। ये इस पहली बात तो इस परफ्यूम की सेंसेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखेंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये इस सेंसेशन को लें, स्मेल को सूंघें, ठीक है, इस स्मेल को रिसीव करें, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इतना ही काम है इन ऑल्फैक्टरी लोब्स का कि सबसे पहले तो ये सेंसेशन को रिसीव करेंगी, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स करवाएंगी। ये बात हुई क्लियर। अब इसको रिटर्न फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो देखो, ठीक है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन आते थे हमारे, एक तो आता था ब्रेन, बार बार रिपीट हो रहे, एक ब्रेन, और दूसरा कौन है, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, ये कंस्टिट्यूट करते थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पढ़ रहे थे हम ब्रेन के बारे में, ब्रेन में भी देखा 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट को सबसे पहले स्टडी, फोर ब्रेन के अंदर भी देखा कि हमने पार्ट होते हैं, कितने
कितने पार्ट होते हैं? 3 तरीके के पार्ट होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, इस तरीके से पार्ट होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर देखा था कि 4 तरीके की लोब्स प्रेजेंट है, उसके बारे में स्टडी किया। सेकंड है हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब इसको रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो देखो। These are a pair of widely separated club-shaped small structure। ये क्या होती हैं? दो ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं क्लब शेप की, मतलब इस तरीके से, ठीक है, थोड़ी सी लंबी सी स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या करती हैं? एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, ठीक है। दीज आर वाइडली सेपरेटेड क्लब लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स। छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। इतनी बात हुई क्लियर? यही बताई थी कि नाक के ऊपर की साइड जो हम यहाँ से सेंसेशन लेते हैं, तो एक ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, दूसरी साइड में प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो दो हैं, दीज आर फुल्ली कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दस विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं? ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कवर रहती हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट कितने होते हैं ब्रेन के अंदर? 2 प्रेजेंट रहते हैं। तो ये टोटल ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, हमने ये क्या किया है, ये ब्रेन का हमने सेक्शन लिया है, ठीक है। अगर हम ब्रेन को वैसे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा भाई? 2 हेमिस्फीयर से दिखाई देंगे। साइड से देखेंगे तो हमें ये पोर्शन है ना यहाँ से कवर हुआ दिखाई देता, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी फोल्ड्स तो दिखती, बट अंदर का पोर्शन कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। किस तरीके से दिखता हमें वो? इस तरीके से दिखता, ठीक है, इस तरीके से दिखता ब्रेन की शेप। लेकिन अब हमने क्या किया है भाई, बाहर से तो हमें सिर्फ क्या चीज दिखाई देगी? सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो ब्रेन के ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, तो बीच की चीज हम बाहर से तो नहीं देख सकते, तो हमने क्या कर दिया, इसका बीच से ऐसे सेक्शन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से जब हम उसको बीच में से काट देंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से दिखा रखी है ना ये हमारे स्पाइनल कोड और ये हिंड ब्रेन का पोर्शन है, स्पाइनल कोड, ठीक है। सेम ये हमारा कौन सा पार्ट है? अभी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ऐसे ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसमें। लेकिन हमें ये पता चला कि ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। दोनों कौन से? एक तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक उसके दूसरी साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे कि ऐसे दिखाऊं तो ये क्या है, मेरा एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको बीच में से काट दूंगी, इस तरीके से सेक्शन कर दूंगी, तो आपको ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेन को जब हम बीच में से काट देंगे तो उसका पोर्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अंदर। अब हमने बताया क्या था कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में कौन प्रेजेंट रहती है? ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये पिंक कलर में या फिर रेड कलर में, आई थिंक जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम पे बोर्ड पे, तो इस पोर्शन के ये पोर्शन क्या है हमारा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसी तरीके से इस साइड में भी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेगा, तो उनके बीच में कौन प्रेजेंट रहती है? ये रही, ठीक है। ये क्या है हमारी? ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी ब्लब बोल दो, ऑल्फैक्टरी लोब बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। और ये प्रेजेंट कितनी रहती है? 2 प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये कब दिखेंगे? जब हम ब्रेन का एक सेक्शन कर देंगे, बीच में से उसका सेक्शन करेंगे, तब हमें ये ऑल्फैक्टरी लोब्स दिखाई देंगी। और ये नंबर में कितनी होती है? 2 प्रेजेंट रहती है। These lobe receive impulse from the olfactory receptor। ये क्या करती हैं? olfactory receptor से सेंसेशन को या फिर इम्पल्सिस को रिसीव करने का काम करती हैं, ठीक है। ये लोब्स क्या करती हैं? ठीक है, ये जो olfactory क्या करती हैं? सेंसेशन को रिसीव करने का खींच लेंगी या फिर अपने अंदर समा इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन द नोज। अब नोज की एपिथेलियम कौन है? ये है ना एपिथेलियम की लेयर। एपिथेलियम का मतलब होता है आउटर लेयर। क्या होता है? आउटर लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जो इन्वायरमेंट के एक्सपोजिशन है, तो इन्वायरमेंट की साइज में एक्सपोज होती है, जिसको हम बाहर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नाक के अंदर से हम देख सकते हैं ना इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एपिथेलियम की लेयर है, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर है। अब इस ऊपर वाली लेयर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? कुछ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगी,
ठीक है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का मतलब है कि इस एपिथेलियम के अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी जो ओल्फैक्टरी को रिसीव करेंगी। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल को रिसीव करेंगी। ठीक है। इस एपिथेलियम लेयर के अंदर कुछ इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि स्मेल को रिसीव करने का काम करती हैं, और वो स्मेल को रिसीव करके जाके किसको दे देती है, हमारी ओल्फैक्टरी लोब्स को दे देती है। ठीक है। एंड रिले सेंस ऑफ द स्मेल टू टेम्परल रीजन ऑफ द सेरेब्रम। अब इस रिले सेंस का क्या मतलब होता है, रिले द सेंस टू द टेम्परल रीजन ऑफ द सेरिब्लम। अब ये जो सेरिब्रम है उसके इस पोर्शन को मतलब ओल्फैक्टरी लोब्स को जा करके वो क्या देती हैं, ये सेंसेशन दे देती हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो किस तरीके से ट्रेवल करेगी, रिले सेंस मतलब यहाँ पे सेंसेशन को रिसीव किया के बाद, देखो रिले को अगर सिंपल मीनिंग में समझाना चाहूँ तो वो किस तरीके से बता सकते हैं कि मान लो मुझे कोई चीज दे दिया आपने, वो मैंने अब जैसे कि है ना, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, हाँ किसी ने बोल दिया कि 1 किलोमीटर आगे तक, ठीक है ये पेन है, इसको 1 किलोमीटर आगे तक पहुंचाना है, वो हमारा क्या है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब मैं 1 किलोमीटर तक भाग नहीं सकती, मैंने क्या किया, मैंने एक दो फ्रेंड्स और ले लिए। ठीक है, मेरे से जितना चला गया, मान लो मेरे से 200 मीटर 300 मीटर जितना भी चला गया, ठीक है उतना मैंने चला। उसके बाद मैंने ये पेन दे दिया किसी और को, फिर वो आगे चला, ठीक है उससे 200 300 मीटर जितना भी चला गया। तो ऐसे 3 4 फ्रेंड्स ने करके क्या किया, इस पेन को इसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा दिया। वो मैंने खुद नहीं किया, वो किसी और ने किया, लेकिन जो काम होना था वो अपना हो गया। लेकिन वो ये पेन वो 1 किलोमीटर आगे तक जहां हमें पहुंचाना था वो बहुत सारे हाथों में से निकल के गया, मतलब इसको पहुंचाने में बहुत सारे इंसानों ने काम किया। इसी तरीके से जो हमारी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, यहाँ से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इनको। अब वो रिसीव करके उनको पहुंचाना है ओल्फैक्टरी लोब्स तक। अब ओल्फैक्टरी लोब्स तक जब वो पहुंचाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके डायरेक्टली टच में होगी, डायरेक्टली टच में नहीं होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी, या फिर बोल दो कि ऐसे बीच में कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जो इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसे दे करके चलेंगी और इसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक ओल्फैक्टरी लोब्स तक इस को पहुंचा देंगी। अब जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी तो ये क्या करेगा, ये उसको स्टोर करने का काम करेगा सबसे पहली बात तो, ताकि इन फ्यूचर जब भी ये स्मेल आए तो इसका क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, वो इन्फॉर्मेशन ये आगे तक पहुंचा सके। ठीक है, पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर दिमाग के अंदर सेट करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा। अब जो रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा वो भी कहाँ से होगा, यहीं से होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को इस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना भी है, तो ओल्फैक्टरी लोब से जो टारगेट ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके आएगी वो भी किसी एक सेल के द्वारा नहीं करी जाएगी, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हमारे क्या आएंगे, काम में आएंगे। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देगा, फिर दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को इंफॉर्मेशन देगा। इस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती होती टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगी। इतनी बात हुई क्लियर कि ओल्फैक्टरी लोब्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ओल्फैक्टरी लोब्स हमारे नाक के अंदर कुछ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस स्मेल को सेंस करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं। फिर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो इस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाती हैं ओल्फैक्टरी लोब्स तक, और फिर वो डिसाइड करती हैं कि ये स्मेल का क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या हमें इससे दूर हटना है या फिर इसको और ज्यादा लेना है। अगर कोई अच्छी खुशबू होगी तो बोलेगी हाँ और ज्यादा ले लो इसको अंदर, है ताकि सेंसेशन अच्छी आए। लेकिन अगर कोई बेकार से स्मेल होगी तो नहीं, इससे बॉडी को इसको इस तरीके के रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगी। अब उसके बाद ठीक, के बाद पोर्शन कौन सा है हमारा, डाइसेफेलोन। ठीक है, अब डाइसेफेलोन को जब हम कवर कर लेंगे ना, आप सीख लेंगे, तो उसके बाद फोर ब्रेन का कंप्लीट पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट के अंदर हमने 2 दिन लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर भी इतना टाइम लगेगा, नहीं, क्योंकि जो हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इसके अंदर ज्यादा टाइम लगे। जो हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन है और जो हिंड ब्रेन का पोर्शन वो सारा 5 5 10 10 मिनट का पोर्शन है, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब फोर ब्रेन का जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलेंगे डाइसेफेलोन के बारे में स्टडी करेंगे, भैया डाइसेफेलोन क्या चीज होती है। ठीक है,
सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बारे में भी देख लिया था, ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में भी देख लिया। अब ये डाइसेफेलोन क्या चीज होती है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके बारे में देखना है। अब डाइसेफेलोन, इट लाई ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द सेरिब्रल एंड दस इज विजिबल इन वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। अब एक बात बताओ, जो हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स थी वही हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये पोर्शन तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा डाइसेफेलोन, ठीक है, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पूरा जो पोर्शन है ऑल्फैक्टरी लोब्स का और डाइसेफेलोन वो कवर रहता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, तो हम उसको बाहर से तो देख नहीं सकते। तो इन दोनों केसेस के लिए, ऑल्फैक्टरी लोब्स के लिए भी और डाइसेफेलोन, दोनों की स्टडी के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन का सेक्शन करना पड़ेगा, ब्रेन के जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं तो बीच में से कट करना पड़ेगा, तभी हम किसका पोर्शन देख सकते हैं, ब्रेन का अंदर का पोर्शन देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें सारी चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी, डाइसेफेलोन भी मिलेगा और साथ में हमें ऑल्फैक्टरी लोब्स भी क्लियरली देखने को मिलेंगी, जहां से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक। अब ये जो डाइसेफेलोन का पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें, तो देखो उसके अंदर आता है डाइसेफेलोन, डाइसेफेलोन इस पोर्शन के अंदर थैलेमस का रीजन होता है, ठीक है। ये कुछ तरीके का पार्ट होता है, लेकिन ये पार्ट है ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए मैं इस पोर्शन को बाद में बनाऊंगी। जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, या फिर बोल दो कि इसके अंदर जो पार्ट आने वाले हैं उसको पहले शो कर, ठीक है। शेप इसकी कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले होता है थैलेमस का रीजन, थैलेमस, ठीक है। तो हमारा डाइसेफेलोन है उसके अंदर तीन चीजें रहती हैं, तीन चीजें कौन कौन सी, सबसे पहला पार्ट रहेगा थैलेमस जो कि बीच में प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद इस थैलेमस के ऊपर की साइड भी एक पोर्शन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और इसके नीचे की साइड में भी। अब यहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अब ये अगर थैलेमस के ऊपर की साइड प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, और जो अगर इसके नीचे प्रेजेंट होगा तो उस पोर्शन को, जो नीचे प्रेजेंट है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइपो, हाइपो थैलेमस। हाँ, तो थैलेमस का पोर्शन है हमारे बिल्कुल बीच में, एक ऐसा है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो इसके नीचे प्रेजेंट है, बीच में कौन है, थैलेमस। अब थैलेमस से ही रिलेटेड इन दोनों के नाम रहेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड के लिए यूज करते हैं हम एपी वर्ड, तो ऊपर जो हमारा थैलेमस का रीजन प्रेजेंट रहेगा उसको हम नाम देंगे एपीथैलेमस, एपीथैलेमस। एपिथैलेमस का पोर्शन ऊपर, जो नीचे प्रेजेंट है उसको हम नाम दे देंगे थैलेमस। अब इनके साथ में है ना कुछ ग्लैंड भी जुड़ी रहती हैं साथ में, ठीक है, इनके साथ में कौन रहती हैं, ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी, ग्लैंड्स का जिक्र हालांकि हम अगले उसके अंदर करेंगे, सेक्शन के अंदर, ठीक है, कि ग्लैंड्स वगैरह क्या होती हैं उसके बारे में। इसके साथ में हमारे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहती, पीनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, हमारे एपिथैलेमस के आगे प्रेजेंट रहेगी, उससे कनेक्टेड कौन होगी, हमारी पीनियल ग्लैंड। और जो हमारे हाइपोथैलेमस का रीजन है उसके साथ में हमारा कौन सा पोर्शन अटैच्ड रहेगा, कौन सी ग्लैंड अटैच्ड रहेगी, वो होगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। दोबारा रिपीट, तो हमारा डाइसेफेलोन का पार्ट है, उस डाइसेफेलोन के अंदर हमारे कुछ पोर्शन आएंगे, कौन कौन से पोर्शन आएंगे, डाइसेफेलोन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा थैलेमस का, थैलेमस पोर्शन रहेगा। थैलेमस के ऊपर भी एक रीजन प्रेजेंट रहता है, ऊपर है तो इसीलिए हम उसको बोल देंगे एपिथैलेमस, एपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, ऊपर वाला, हाइपो का मतलब होता है नीचे,
नीचे बोल दो या फिर डाउन, ठीक है। अब हमें दिखाई भी दे रहा है कि जो हमारा थैलेमस है, हाइपोथैलेमस उसके नीचे प्रेजेंट है। अब इसका नाम हाइपोथैलेमस क्यों दिया? क्योंकि ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने हाइपोथैलेमस। और थैलेमस के ऊपर जो रीजन प्रेजेंट है, उस थैलेमस को हमने नाम दे दिया एपिथैलेमस, ठीक है। अब ये एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस है, उनके साथ में एक डक्ट बोल दो या फिर एक पोर्शन के, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ में कुछ ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारी एपिथैलेमस है उसके साथ में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ एक ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी जिसको हम नाम देंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और जो हमारे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ कौन प्रेजेंट रहेगी? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी। इतनी बात हुई क्लियर। अब वो जो स्ट्रक्चर बनाया था ना कि हमारा डाइसेफेलोन का पार्ट है, वो किस तरीके से दिखाई देगा? तो देखो, डाइसेफेलोन के पार्ट के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई हमारी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो बन गई वो किसकी बन गई? हमारी डाइसेफेलोन की, वो बन गई हमारी डाइसेफेलोन का पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें रहेंगी? थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के साथ में कौन से पोर्शन अटैच्ड रहेंगे? पिनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के साथ में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक बात और बता देती हूँ कि ये इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं वो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। क्योंकि मैं तो इसको जब ग्लैंड्स का पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगी तभी इसको समझाने वाली हूँ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये पोर्शन सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कहीं हम हार्मोन्स की बात करेंगे फिर, ठीक है। अभी पढ़ किसके बारे में रहे? ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रेन का आज फोर ब्रेन का टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। फोर ब्रेन के कंप्लीट पोर्शन को हम कवर करेंगे। अब फोर ब्रेन में वो दो चीजें थी वो तो हमने पढ़ ली, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी, और साथ ही कौन सा टॉपिक भी पढ़ लिया हमने? जो हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स थी उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब लास्ट पोर्शन कौन सा आया है? लास्ट पोर्शन आया है हमारा डाइसेफेलोन का। डाइसेफेलोन के अंदर बता दिया कि इसके अंदर मेन चीज क्या होती है? एक थैलेमस का रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में कौन प्रेजेंट रहता है? थैलेमस, ठीक है। बीच में कौन प्रेजेंट रहता है? हमारे थैलेमस प्रेजेंट रहता है। थैलेमस के ऊपर की साइड में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, थैलेमस के नीचे की साइड में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। जो ऊपर की साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एपिथैलेमस, क्योंकि एपी वर्ड हम यूज करते हैं आउटर के लिए, ऊपर के लिए, ठीक है। ऊपर वर्ड यूज करना हो या फिर आउटर वर्ड यूज करना हो उसके लिए हम एपी वर्ड यूज करेंगे। अब थैलेमस के ऊपर की साइड में कोई थैलेमस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एपिथैलेमस। थैलेमस के नीचे जो पोर्शन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस, बिकॉज हाइपो वर्ड हम यूज करते हैं नीचे के लिए, डाउन के लिए। इतनी बात हुई क्लियर। अब हमने बता दिया कि एपिथैलेमस के साथ में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ एक ग्लैंड अटैच होती है जिसका क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के साथ भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ में कौन प्रेजेंट रहेगी? एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ग्लैंड अटैच्ड होगी। वो कौन सी है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। इतनी बात हुई क्लियर। अच्छा, अब इसके बारे में और डिटेल में क्या बता सकते हैं? चलो अब ये देखते हैं कि जो हमारा जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना वो किस तरीके से ट्रैवल करेगी हमारे इसके दिमाग के अंदर, ठीक है। क्या वो डायरेक्टली हमारे जो हमने शुरुआत में कौन सा पोर्शन किया था, जो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट थे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उसके अंदर अब ये फोर क्या हमारे सीधे ही बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन के अंदर चली जाती होगी या फिर हिंड ब्रेन का या फिर मिड ब्रेन का भी कोई इसके अंदर बीच में रोल होता होगा? उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। डायग्राम में भी देखते हैं कि इसकी पोजीशन एक्चुअल में ब्रेन में होती कहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि डाइसेफेलोन के अंदर ये पार्ट होते हैं, थैलेमस का रीजन होता है ये, ऊपर की साइड एपिथैलेमस, नीचे की साइड में हाइपोथैलेमस, के साथ में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ ग्लैंड्स भी अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। इनके बारे में पता चल गया। अब देखो डायग्राम के अंदर देख, तो देखो ये रहा। अब ये जो पोर्शन है ना कंप्लीट, ये क्या है? हमारा थैलेमस का पार्ट है, ठीक है। अब थैलेमस भी कितने हैं? अभी लेफ्ट थैलेमस और राइट थैलेमस।
ठीक है, क्योंकि हमारे ये सेरिब्रल जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, वो भी दो ही प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हमारे थैलेमस प्रेजेंट रहेंगे। ऊपर की साइड में एपिथैलेमस, नीचे की साइड में हाइपोथैलेमस। देखो इनके नीचे की साइड में दिखा रखा है ना कि भाई थैलेमस के नीचे की साइड, ये कौन सा पोर्शन है उसका, नीचे का पोर्शन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हाइपोथैलेमस है। अब उसके बाद इस डायग्राम में तो दिखा नहीं रखा, वो मुझे देगा ही। तो पहले इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन देख। It lies in the inferior side of cerebrum and it has visible in the ventral brain। कि हम इस डायरेक्टली नहीं देख सकते, जब हम ब्रेन का सेक्शन करके देखेंगे, उसको बीच में से काट के बोल दो या फिर उसका क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे, तब हमें ये अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। जो कि मैंने उस पिछले डायग्राम में पिछले जो मैंने चार्ट सा बनाया था उसके अंदर दिखा भी दिया था कि किस तरीके से प्रेजेंट हो। इट्स रूट इज कॉल्ड एपिथैलेमस एंड साइड called thalami and its floor is the temporal termed as hypothalamus। यही बात बताई थी कि थैलेमस का जो अपर पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपिथैलेमस, जो नीचे का पोर्शन रहेगा, तो इसके नीचे का पोर्शन रहेगा जिसको हम फ्लोर बोलते हैं वो रहेगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथाइसिस is attached by a stalk in fundibulum to the hypothalamus region। ये बात भी बता दी कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होगा। किसके साथ अटैच होगा, हमारे हाइपोथैलेमस के साथ में। हाइपोथैलेमस हैज कंट्रोल्ड सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, फैटिग, स्लीप एंड बॉडी टेम्परेचर, फैटनिंग, इमोशन, ट्रीट न्यूरो हार्मोन, रेगुलेट सिक्रीशन एंड द। अब इसके अंदर क्या बताना चाहते हैं, देखो इसके अंदर इसने जिक्र नहीं किया एपिथैलेमस के बारे में, बट वो भी यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि हमारा जो एपिथैलेमस एपिथैलेमस है के साथ में एक टोक्ड लाइक स्ट्रक्चर के साथ टोक लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ में पीनियल ग्लैंड अटैच्ड रहेगा। पीनियल ग्लैंड का अपना फंक्शन वो हम तब देखेंगे। अब ये जो यहाँ पे दिखाया है इसने कि हाइपोथैलेमस, अब ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, क्योंकि देखो हमारे ब्रेन का काम क्या है, रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करना है भाई। क्या करना है, रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करवाना है। और फोर ब्रेन के अंदर बाकी फोर ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर वाला पार्ट देखा था उसके अंदर देखा था कि कहीं हम टच की सेंसेशन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कहीं हम स्मेल की सेंसेशन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कहीं हम साइट की का कर रहे हैं, कहीं हम कोई चीज फील कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, वो पार्ट थे उसके। फिर हमने देखा कि ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, वो हमारे जो हम स्पेसिफिक स्मेल ले रहे हैं उसकी सेंसेशन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब हमारे तो लास्ट का पोर्शन था डाइसेफेलोन के अंदर हम किसका रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, वो किसकी सेंसेशन को रिसीव कर रहा होगा। इस ब्रेन के पार्ट का क्या काम है, ये किसके ऊपर कमांड कर रहा है, ये किसको अपने डिसीजन आ रहा है, किस चीज को रेगुलेट कर रहा है ये। एक्चुअल में ब्रेन का काम क्या होता है भाई, इन्वायरमेंट के साथ में थोड़ा तालमेल बिठाने का काम होता है। तो ये ऐसा काम क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट से कोई ना कोई इसके पास मैसेज आया तो उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से करेगा उसके बारे में अब देखते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है ना, क्योंकि एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों ही किसके पार्ट होते हैं, हमारे डाइसेफेलोन के पार्ट होते हैं। अब हाइपोथैलेमस रीजन का क्या काम है, हाइपोथैलेमस रीजन एक तरीके से कंट्रोल सेंटर है। किसके लिए कंट्रोल सेंटर है, किसके लिए कंट्रोल सेंटर है, वो ये कंट्रोल सेंटर है आपके ये कंट्रोल किसके सेंटर के लिए है, इसके अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है, जो हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है वो एक तरीके से क्या है, कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर है, किस किस के लिए कंट्रोल सेंटर है भाई, एक तो थ्रस्ट, जब हमें कभी भूख लगती है या फिर इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं
इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए कंट्रोल सेंटर है। तब जब हमें कभी प्यास लगती है उसके, हंगर, जब कभी हमें भूख लगती है, मतलब हमारे बॉडी को कैसे कौन बताता है कि हाँ अब भूख है, अब खाना खाना। और हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेटनिंग होती है, स्वेटनिंग का मतलब है जब हमें पसीना आता है, क्या वो किस रीजन से आता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन बताता है कि अब हमारी बॉडी से पसीना निकल, कौन हमें ये बताता है कि अब हमें क्या करना है, भूख लगी है अब खाना खाना है। कौन ऐसा है भाई जो हमें प्यास लगी है तो ये बताएगा कि हाँ भाई अब तुझे पानी पीना है। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने का काम हमारा कौन करेगा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा हमारा डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन के अंदर भी कौन, हमारा हाइपोथैलेमस का रीजन, तो वो हंगर को, थ्रस्ट को, स्लीप को, और बॉडी टेम्परेचर को, और इमोशंस। अच्छा, अब इसको भी थोड़े से और क्लियर बताऊं तो कि हम कब होना है। जैसे स्वेटनिंग की अगर बात करें, जिस टाइम पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लो हम रेस लगा, ठीक है, या फिर गर्मियों का सीजन आया हुआ है, हमारे बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि बाहर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या है, हमारा टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारे गर्मी होती है ना, जब गर्मी होती है इसका मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें पसीना आने लग जाएगा। ठीक है, और इसको बताएगा कौन, हमारे हाइपोथैलेमस का पार्ट बताएगा। हमारा हाइपोथैलेमस हमें ये रिस्पॉन्स करेगा कि अब हमारी बॉडी से क्या होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर, जब हमारी स्किन के ऊपर जब पसीना आएगा तो फिर वो क्या होगा भाई, भाप बन के उड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से भाई वो सूखेगा। ठीक है, जिस टाइम पे पसीना आएगा तो हमारी स्किन क्या होगी, हमारी स्किन क्या होगी, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीजों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। यही बता रहा है कि कब हमें खाना खाना है, कब हमें भूख लगी है, कब हमें प्यास लगी है, और कब हमारी पसीना आना है, या फिर कब हमें सोना है। इन सब चीजों के बारे में कौन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारा हाइपोथैलेमस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस टाइम पे हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी, और थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसके पार्ट हो जाएंगे। देखो भाई, ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का कंट्रोल सेंटर है, भूख के लिए, प्यास के लिए, स्लीप के लिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए, पसीना आने के लिए, और इमोशंस। ठीक है, इमोशंस के लिए भी यही कंट्रोल होगा। इट सीक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स विच रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ द एंटायर पिट्यूटरी। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसका भी, अब ग्लैंड है तो कोई ना कोई हॉर्मोन्स वो सिक्रेट कर रही होगी। ठीक है, तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कुछ हॉर्मोन्स को क्रिएट करवाएगा। ठीक है, न्यूरो हॉर्मोन्स को छुटवाएगा, मतलब वो उसको रिस्पॉन्स देगा कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें हॉर्मोन्स की सिक्रेशन। तो एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट किसके बारे में था, ये बातें थी हमारे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। आज हमने ब्रेन का जो फोर ब्रेन का पोर्शन है उसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, भाई नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम हमारे मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतना ही काम करना था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा है, हमने फोर ब्रेन का कंप्लीट पोर्शन कर लिया। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट आए थे, फोर ब्रेन के अंदर हमारे ओल्फैक्टरी लोब्स आई थी, डाइसेफेलोन आया था, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर आए थे। इसके बाद अब हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पोर्शन रह जाएंगे, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो बाद की बात है, पहले कौन सा आएगा, मिड ब्रेन, के बाद हिंड ब्रेन, के बाद स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन वगैरह है, वो आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फोर ब्रेन का पार्ट।